शब्बीर ने गुजरात के एक गांव में एक ऐसा इश्क भी देखा है जिसमें लड़की और लड़का डंकी की चोट पर एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे थे। शबनम की माँ घर में काम कर रही थी और जब वो तेज हवा की वजह से खिड़की बंद करने लगी तो उसे दरवाजे के बाहर एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। माँ ने खिड़की की ओर से बाहर देखा तो गांव के जमींदार का लड़का अशरफ उसकी बेटी को घर छोड़ने आया हुआ था। माँ का दिल दहल गया और उसने अपना सर पकड़ लिया। लड़का शबनम को छोड़कर चला गया और शबनम ने अंदर दाखिल होकर माँ को सलाम किया तो माँ जवाब देने के बजाय उसको हैरानी से देखती रही। अम्मा क्या हुआ? बेगैरत मुझसे पूछ रही है क्या हुआ? सच सच बता, सुल्तान के साथ क्या कर रही थी तू? शबनम ने परेशान होने के बजाय इत्मीनान का सांस लिया और किसी परेशानी के बगैर माँ को मुतमईन करने की कोशिश करने लगी। अम्मा, मैं पैदल आ रही थी तो रास्ते में सुल्तान मिल गया। उसने कहा बैठ छोड़ देता हूँ तो मैं बैठ के आ गई। बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात है? बेशरम, तेरे भाई को पता चला ना तो देखना कितना शोर मचाता है वो। अम्मा तुम बिला वजह ना बात का बतंगड़ मना रही हो। मेरी कौन सी उससे दोस्ती हो गई है? एक बार आ गई हूँ, आइंदा नहीं आऊंगी। मैं बात का बतंगड़ बनाती हूँ? खुदा करे किसी ने देखा ना हो, वरना तू सारे खानदान में नाक कटवा देगी हमारी। शबनम की माँ मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई और शबनम ने अपना बुर्का उतार कर एक तरफ रख दिया। शबनम ने बड़े इत्मीनान से अपना फोन निकाला और कमरे का दरवाजा फेर कर अभी उसने सुल्तान को फोन मिलाया ही था कि उसकी माँ दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। किससे बात कर रही हो फोन पर? शबनम ने फौरन कॉल काट दी। कौन से बात कर रही थी? वो आते हुए ना बाइक पे मेरा बैग रह गया है। कौन सा बैग? क्या था उसमें? अम्मा उसमें मेरी 2-4 किताबें थी बस। और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? अम्मा मैं कौन सा उसके साथ भाग गई हूँ? जो जी में आए करो तुम, लेकिन आज तेरा बाप और भाई आता ना उनको बताती हूँ मैं। अम्मा खुदा का वास्ता है ऐसा मत करना। अगर उन्हें पता चला ना तो बिला वजह बात का तमाशा बनाएंगे। जब नाक रगड़ेंगे ना जमीन पर तुम्हारी तब तुम्हें समझ में आएगा। या अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। गुजरात शहर से 18 किलोमीटर दूर गांव चक सादा का रिहायशी 20 साला सुल्तान और 18 साला शबनम एक दूसरे से प्यार करते थे और आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में चहमगोइयां होने लगी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि गांव के एक चौक पर कुछ लड़के बैठे गपशप कर रहे थे। उन्हीं में शबनम का भाई एहसान भी मौजूद था। यार एहसान भाई कुछ सुना तुमने? क्यों क्या हो गया? ये लो एहसान भाई को कुछ पता ही नहीं होता। अबे आप कुछ बता भी दो। हमारे गांव में बड़ी बेगरती हो रही है। वो जो खोके वाला घर है ना, जरा नजर रखना उन पे। वो लोग कुछ मेरे समझ में नहीं आते। हाँ यार, उनकी जो लड़की है ना, कॉलेज जाती है, कल शहर में किसी लड़के के साथ घूम रही थी। अच्छा, हद होती है यार। अगर मेरी बहन ऐसा करती ना, कसम से जान से भी मार देता उसे। एहसान के जुमले पर दीगर लड़कों ने एक दूसरे को मानी खेज नजरों से देखा और एहसान को भी कुछ दाल में काला सा नजर आया। फिर मौजू तब्दील हो गया और एहसान वहाँ से उठकर चला आया। एहसान घर आकर अपने कमरे में लेटा तो उसे लड़कों की बात याद आ गई, खास तौर पर उन लड़कों की मानी खेज मुस्कुराहटें। इस दौरान एहसान की बहन शबनम कमरे में दाखिल हो गई। चलो बेटा। अम्मा, पता है गाँव में लड़के आज क्या बातें कर रहे थे? क्या बातें कर रहे थे? अम्मा वो कह रहे थे कि हमारे गांव की कोई लड़की किसी अजनबी के साथ घूमती फिरती है। एहसान का ये जुमला सुनकर माँ को जैसे धचका लगा और पास ही मौजूद शबनम का भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाई इन लड़कों का क्या है? वो तो किसी पर भी इल्जाम लगा देते हैं। अरे ठीक ही तो कह रही है, तुम उन उबाश लड़कों में बैठते क्यों हो? चलो खाना खाओ। अम्मा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो ये किस्सा बताते वक्त मुझे बड़ी अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। अच्छा अब छोड़ो ना, पता नहीं कहाँ के किस्से लेके बैठ जाता है। आओ बेटा खाना खाते हैं, ठंडा हो रहा है। आओ।
शबनम और जमींदार के बेटे का किस्सा देखते ही देखते तमाम गांव वालों को पता चल गया और शबनम के बाप भाइयों को भी मालूम हो गया, जिसके बाद शबनम के भाई ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। एक दिन शबनम कॉलेज से वापस आई तो घर में मौजूद भाई ने उसको आड़े हाथों ले लिया। शबनम, एक बात का जवाब दो और एक झूठ मत बोलियो, कोई फायदा नहीं होगा। शबनम को यकीन हो गया था कि भाई उससे क्या पूछने वाला था। उसने बाएतमाद रहकर दो टोक जवाब देने का फैसला कर लिया था। आप सुल्तान के बारे में बात करना चाहते हैं? हाँ, कब से चल रही है बगैरती? ये तुम क्या बोल रहे हो? कोई भाई अपनी बहन से ऐसी जबान में बात नहीं करता। और जब बहन ही बगैरती में उतरा तो क्या किया है मैंने? मैं अम्मा को बता चुकी हूँ कि मैं उससे शादी करने वाली हूँ। कोई जुर्म नहीं किया मैंने। बहन की बात सुनकर एहसान मुठ्ठियां भींचता हुआ माँ के पास पहुँच गया। अम्मा, सुन लिया तूने? सुन लिया? अरे क्या हो गया? क्या हंगामा मचा रखा है? क्या हुआ? सारा गांव थू-थू कर रहा है मुझ पर। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने मुझे। आहिस्ता बोल, तेरी बहन ने कोई जुर्म नहीं किया। कौन क्या कह रहा था ये बता। मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अरे एहसान, एहसान मेरी बात सुन। एहसान इंतहाई गुस्से के आलम में घर से बाहर निकल गया। माँ उसे रोकती रह गई। माँ पलटी तो शबनम एक तरफ बैठकर रो रही थी। इस वाकये का इल्म होने के बाद शबनम का घर से निकलना बंद कर दिया गया था। जमींदार के बेटे को पता चला तो उसने अपनी मां को शबनम के रिश्ते के लिए भेज दिया, लेकिन शबनम की मां अपने बेटे और शौहर को राजी न कर सकी, बल्कि उसके बाद एक भयानक वाकया पेश आ गया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शबनम का भाई अपनी बहन पर दबाव डाल रहा था कि वो सुल्तान के खिलाफ थाने में ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवा दे। शबनम अपने भाई का ये मुतालिबा सुनकर हक्का बक्का रह गई। भाई तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा इल्जाम लगाते हुए? हटो यहाँ से। सुल्तान के खिलाफ मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराने से इनकार पर मुबैना तौर पर शबनम के बाप और भाई ने मिलकर उस पर बदतरीन तशद्दुद किया और उसके सर के बाल काट दिए। इस वाक़े के बाद एक दिन शब्बीर ने देखा कि शबनम भैंसों को चारा डाल रही थी कि उसके भाई ने बहन के हाथ से बर्तन छीन लिया और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। शब्बीर ने देखा कि शबनम शदीद मज़ाहमत कर रही थी। फिर उसके भाई ने उसे छोड़ दिया और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उस दिन मुबैना तौर पर सगे भाई ने गैरत के नाम पर अपनी बहन का पहले गला दबाया और फिर उसे छुरी से कत्ल कर दिया था। शब्बीर को मालूम हुआ है कि इस भयानक जुर्म में एहसान का एक दोस्त भी शामिल था। पुलिस ने लड़की के भाई और उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जबकि शबनम के आशिक के खिलाफ भी ज्यादती का केस दर्ज कर लिया गया था। साथिया कहती थी कि भाई मैं कसम शादी करनी है। पिंड वाले कहते हैं कि भाई थोड़ी इज्जत रह गई है, ਤੁਸੀਂ ਜੀਣ ਜੋ ਕੇ ਰਹੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ? ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਮਨੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਸੀ। लड़की की वालदा से पूछा, उसने कहा कि मेरे बेटे मुनीर अहमद और हमारे हमने लैब पालक रखा हुआ था अब्दुर्रहमान, जिसने इसे मार दिया है। तो हमने अपनी मुदैयत में, हमारा चौकी इंचार्ज है सब इंस्पेक्टर अब्दुर्रहमान, उसकी मुदैयत में ऑनर किलिंग का पर्चा दर्ज रजिस्टर करवाया। दौरान तफ्तीश जो सामने बात आई है, आपने मुल्ज़म का भी रिकॉर्ड किया है बयान। इस लड़की शादिया बीबी के कासम नामी लड़के से ताल्लुकात थे। तो उस दिन इन्हें देखा गया तो इसका भाई और इसकी वालदा इसे चौकी इंचार्ज के पास ले गए। लड़की नहीं चाहती थी कि वो उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई करवाए। मीनवाइल कुछ लोगों ने इनका राजीनामा भी करवा दिया। तो इन्होंने चौकी इंचार्ज को लिख के दे दिया कि हम कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। जब ये घर वापस आए हैं तो वो लड़का जो मुनीर नामी है, लड़की का सगा भाई, वो इंसिस्ट कर रहा था कि कार्रवाई करवानी है हमने। वो अपनी बहन को कहता था कि मेरे साथ SHO के पास चलो या DPO साहब के पास चलो। वो कहती थी कि मैंने उसके साथ निकाह करना है, मैंने कोई कार्रवाई नहीं करवानी। इसी रंज की बिना पर इसने और इसके साथी अब्दुर्रहमान ने उसे गला काट के मार दिया। शब्बीर को मालूम हुआ है कि हिरासत के दौरान शबनम से शादी करने वाले ख्वाहिशमंद सुल्तान ने रो रो कर बताया था कि उसने कोई ज्यादती नहीं की, वो तो शबनम से शादी करना चाहता था। उसे बेकसूर जेल में डाला गया है। देखते रहिए
क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर को बावल नगर के इलाके हारूनाबाद में एक ऐसे वाकये का पता चला है जिसमें एक लड़का अचानक घर से लापता हो गया और फिर उसका कोई सुराग ना मिल सका। तू चाहती ना तो घर भी चला सकती थी। सारे पैसे मैं तेरे हाथ में तो लाके देता हूँ। पैसे? कितने पैसे देता है तू? हर वक्त लड़ाई झगड़े में लगा रहता है। एक दिन नौजवान गुलाम नबी हाथ में बस्ता थामे घर में दाखिल हुआ तो उसके माँ बाप के दरमियान झगड़ा हो रहा था। गुलाम नबी ने डरते डरते बाप को सलाम किया, मगर बीवी से लड़ाई के दौरान बाप ने बेटे को घूर कर देखा तो बेटा चुपके से दूसरे कमरे में चला गया। गुलाम नबी को सख्त भूख लग रही थी। वो बर्तनों में खाना तलाश करने लगा, लेकिन रोटी नाम की कोई चीज नहीं थी। गुलाम नबी ने एक ठंडी आह भरी और फिर गिलास में पानी उंडेल कर पी गया। भूख इतनी सख्त थी कि वो वहीं पेट पकड़कर बैठ गया। इस दौरान माँ बाप के लड़ने की आवाजें भी आती रहीं। कुछ खुदा का खौफ कर ले, हर वक्त लड़ाई झगड़े में लगा रहता है। तेरा बेटा अब बच्चा नहीं है, बड़ा हो रहा है वो। अरे भाड़ में गया ऐसा बेटा, एक बेटा और वो भी निकम्मा। तो तू क्या चाहता है? क्या करे वो? चोरी करे या डाका डाले? फाके तक तो कर रहा है मेरा बच्चा, कॉपियां किताबें तक है नहीं उसके पास। हर वक्त पैसे का रोना रोता रहता है। झगड़ा बढ़ता जा रहा था। गुलाम नबी अपनी जगह से उठा और फिर एक कोने में दुबक कर पड़ गया। उसने सर पर चादर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर में गुलाम नबी का बाप कमरे में आया और उसने बेटे की चादर खींच ली। गुलाम नबी, ओ गुलाम नबी, अबे सोता ही रहेगा या उठेगा भी? जी अब्बा। अबे कुछ काम काज भी कर लिया कर अब्बा के बच्चे। अब्बा तुम कहते हो तो स्कूल छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ छोड़ दे, मेरे बस की नहीं है तुझे पढ़ाना। अबे क्या करेगा पढ़ लिख कर? कोई काम धंधा देख लिया कर। गुलाम नबी का बाप बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। गुलाम नबी उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। माँ उदास बैठी थी। वो माँ के करीब गया तो माँ उसे लिपटा कर रोने लगी। हारूनाबाद के इलाके नवाए गांव खाटा का रिहायशी 18 साल गुलाम नबी माँ बाप के झगड़ों और शदीद गुर्बत से तंग था। बाप की बेजा मारपीट और गुस्से ने गुलाम नबी को उदास कर दिया था। फिर एक दिन वो खामोशी से घर से निकल गया। शब्बीर ने देखा कि गुलाम नबी रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा था। ये कराची था जहां उसके लिए सब कुछ अजनबी था। वो डरा सहमा कदम उठा रहा था। फिर वो स्टेशन से बाहर निकलकर एक दरख्त के नीचे चबूतरे पर बैठ गया। चारों तरफ चहल पहल थी। गुलाम नबी थका हुआ था। फिर शब्बीर ने देखा कि गुलाम नबी वहीं चबूतरे पर हाथों को तकिया बनाकर लेट गया और फिर थोड़ी देर में खर्राटे लेने लगा। कुछ देर बाद एक कुली सस्ताने के लिए चबूतरे पर बैठा तो उसकी नजर गुलाम नबी पर पड़ गई। कुली ने गुलाम नबी के पांव एक तरफ करके जगह बनाने की कोशिश की तो गुलाम अली चौंक कर उठ बैठा। किधर का है? पता नहीं। पता नहीं? पहली दफा कराची आया? हाँ। काम करेगा? काम ढूंढने तो यहाँ आया हूँ। काम ढूंढने आया है? सामान उठा लेगा? हाँ उठा लूंगा। उठा लेगा? हाँ। आ मेरे साथ। फिर शब्बीर ने देखा कि गुलाम नबी स्टेशन पर मुसाफिरों का सामान उठा रहा था। दिन हो के रात, सुबह हो के शाम, गुलाम नबी वहीं स्टेशन पर ही नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे गुलाम नबी ने मुस्तकिल स्टेशन पर ही जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। वक्त गुजरता चला गया और गुलाम नबी कराची, भक्कर, फैसलाबाद और न जाने किन किन शहरों में भटकता रहा। घर वालों को तकरीबन भूल चुका था और अब उसकी जवानी भी रुखसत हो चुकी थी। शब्बीर ने गुलाम नबी को इधर उधर भटकते और काम करते देखा। कभी किसी पार्क में सोते हुए देखा, कभी किसी फुटपाथ पर, कभी किसी मजार के सामने, कभी होटल पर नौकरी करते, कभी कंडक्टरी करते, कभी पैदल मारे मारे फिरते देखा। शब्बीर ने उसे गुब्बारे बेचते भी देखा और कभी कभी गाड़ियां साफ करते भी।
कभी वो सड़कों पर फूल बेचता नजर आता और कभी कभी सिग्नल पर रुकने वाली गाड़ियों के शीशे साफ करता नजर आता। एक बात जो शब्बीर ने नोट की थी वो ये थी कि वो सुबह सवेरे किसी ढाबे या किसी हज्जाम की दुकान पर या फिर अखबार के स्टॉल पर अखबार जरूर पढ़ता था। वो खबरों की मोटी मोटी सुर्खियां पढ़ता था और फिर बहुत कुछ सोचने लगता था। एक बार शदीद सर्दी की रात में वो फुटपाथ पर सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फुटपाथ पर उसी की तरह के 2-4 बेघरों ने हाथ तापने के लिए लकड़ियां जलाईं तो गुलाम नबी उनके साथ बैठ गया। उस दिन गुलाम नबी को अपनी माँ बहुत याद आई। जब वो छोटा था तो एक रात शदीद सर्दी में बगैर लिहाफ के सुकड़ कर सो रहा था। उस रात माँ ने एक टाट का टुकड़ा उस पर डाल दिया था, मगर अब वो अपनी माँ से दूर था। गुलाम नबी आग के सामने हाथ तापता रहा और अपने आंसुओं को भी साफ करता रहा। तो इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। गुलाम नबी ये सोचकर घर से निकला था कि वो मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएगा और अपने माँ बाप को देगा, मगर ऐसा ना हो सका और फिर शर्मिंदगी के एहसास ने उसे फिर अपने घर वापस आने ही न दिया। और इतने बरस गुजरने के बाद उसके माँ बाप ने भी यकीन कर लिया था कि उनका बेटा शायद जिंदा ही नहीं था। शब्बीर ने देखा कि एक सुबह वो एक अखबार के स्टॉल पर सुर्खियों पर नजर डाल रहा था कि उसे पता चला कि मुल्क में मरदमशुमारी होने वाली है और बेघर अफराद को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अखबार की सुर्खी पढ़ने के बाद गुलाम नबी के चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां हो गए। उसने तो लोगों को अपना नाम भी गलत बताया हुआ था और उसके पास शनाख्ती कार्ड तक नहीं था। गुलाम नबी अखबार का स्टॉल छोड़कर एक ढाबे पर जाकर बैठ गया। ढाबे के मालिक ने चाय और बिस्किट उसके सामने रख दिए, लेकिन उसी लम्हे गुलाम नबी को अपना घर, अपना गाँव और अपने माँ बाप याद आने लगे। बचपन के वो दिन जो उसने मुसलसल उदासी में गुजारे थे। फाका कची की थी, बाप की मारपीट सही थी और फिर एक दिन वो अपने घर से ऐसा भागा कि 40 बरस बीत गए। चाय ठंडी हो रही थी और गुलाम नबी ख्यालों में डूबा हुआ था। उसे ऐसा लगा जैसे वो 40 बरस बाद अपने गांव पहुंच गया है और एक बुजुर्ग ने पहचान कर उसे बताया कि उसके माँ बाप तो उसका इंतजार करते करते कब के मर खप गए हैं। ये ख्याल आते ही गुलाम नबी चौंक कर ख्यालों से बाहर निकला तो उसका हाथ लगने से चाय गिर पड़ी। चाचा कहाँ ध्यान है आपका? माफ करना भाई, मेरा जहन कहीं और चला गया था। एक चाय और ला दो मुझे। अच्छा। गुलाम नबी को अपना घर छोड़े हुए 40 बरस हो चुके थे और अब उसे ऐसा लग रहा था कि मर्दमशुमारी होगी तो वो क्या बताएगा कि कहाँ रहता है, कौन है। वो शदीद परेशानी के आलम में था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि गुलाम नबी एक ढाबे पर चाय पी रहा था। ढाबे पर टीवी चल रहा था। फिर टीवी पर एक खबर नश्र हुई जिसने गुलाम नबी को हैरान कर दिया। वो खबर ये थी कि उसी की तरह का एक शख्स सिर्फ 22 साल की उम्र में शादी के एक हफ्ते बाद घर से गायब हो गया था और फिर एक तवील अरसे के बाद घर पहुंच गया था। तो गांव में रिक्कत आमेज मनाजिर पेश आए थे। गुलाम नबी उस खबर के बारे में टीवी पर जो कुछ देख रहा था वो ये था। तवील अरसे बाद घर लौटकर आने वाले सवात के शेर बहादुर खान ने बताया था कि जब वो घर से निकला था तो उसकी याददाश्त खो गई थी और फिर 30-35 साल बाद याददाश्त वापस आई तो वो अपने घर लौट आया। मैं उन लोगों का बड़ा खुशगुजार हूँ, बहुत खुशगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे से बड़े पैसे लाए। सर्जरी तक, फिजियोथेरापी थी कर, खून थी कर। जिस वक्त मैं फिर ठीक हो गया, ये 2-3 साल से मतलब बिल्कुल मैं बेचैन हूँ कि मरूं तो यहाँ पे मरूं। मैंने बड़ी खुशी है कि मैं कहना कि शायद इतनी खुशी किसी शादी की भी ना हो। मेरा वालिदा जो था ना वो तो मतलब है इसका तस्वीरें जेब में जो है ना घुमा के हर घर जाता था, रोता था, बोलता था दुआ करो। जो 2.5-3 साल हो गया मर गया, लेकिन उसका जो है ना मतलब है ईद का दिन भी आता था
तो उसका गाना जो है ना रोने के साथ था और परेशानी के साथ था, और वो जब रोता था तो हम लोगों का पूरा घर भी रोता था। ये जो आज हमारे सामने बैठा हुआ है, इसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट जो है पुलिस ने दर्ज किया है। अब तक जो रिकॉर्ड हमने देखा है उसके मुताबिक ये है कि ये मफकूदुल खबर था और उसके मुतालिक मुश्तबगान को जो है वो वक्तन फवक्तन पुलिस ने इंटरोगेट किए थे उस वक्त के मुताबिक, लेकिन किसी खास बंदे को इस मुकदमा में चार्ज नहीं किया गया है। सवात के शेर बहादुर की वापसी की खबर सुनकर गुलाम नबी ने भी फैसला कर लिया कि वो अपने गांव में वापस जाएगा। फिर एक दिन शब्बीर ने देखा कि 40 साल बाद गुलाम नबी अपने गांव पहुंचा तो वहां सब कुछ बदल चुका था, कोई उसको पहचानने वाला नहीं था। फिर वो अपनी याददाश्त से एक परचून की दुकान पर पहुंचा जहां एक बूढ़ा मौजूद था। गुलाम नबी ने बूढ़े को पहचान कर मुखातिब किया तो बूढ़ा अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए गुलाम नबी को हैरत से देखने लगा। फिर उसने गुलाम नबी को पहचाना तो अपना सर पीट लिया। दुकान से निकलकर गुलाम नबी को गले लगाया, लेकिन इसके साथ ही उसे ये खबर भी सुना दी कि उसके माँ बाप अब इस गांव में नहीं रहते, बल्कि वो किसी और गांव चले गए हैं। ये खबर सुनकर गुलाम नबी का दिल धड़कने लगा। दुकानदार से इजाजत लेकर वो दूसरे गांव पहुंच गया। 40 बरस के बाद गुलाम नबी एक नए गांव पहुंचा तो उसके माँ बाप जिंदा थे और अपने बेटे को जिंदा सलामत देखकर हैरान रह गए। और ये है वो मनाजिर। मैं डरदा कुछ अपनी वालदा ना थोड़े मेरे वाल लड़ते होंगे सर, मैं बर्दाश्त ना कर सकिया तो मैं अपना लठाट पड़ता थी, कुछ उत्पाद नहीं मारते शरारत में बच्चा रहना, कुछ मैं घर के काम कार भी करने, मैंने पढ़ाई से थोड़ा टाइम मिलता थी। मैं 8वीं जमात अपने उत्थे पास की थी 88 गाँव में। तो मेरे छोटे छोटे बहन भाई सन उस टाइम रेहते होंगे सन, तो मैं अपना डरदा मेरे अब्बे तो कुछ गर्द थी, उन्हें मोटरसाइकिल भेजा तो कराची हूँ। शब्बीर का कहना है कि गुलाम नबी और उसके वालिदैन खुशकिस्मत थे कि इतने तवील अरसे बाद वो जिंदा सलामत भी थे और उनका बेटा भी 40 बरस बाद उनको मिल गया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने रावलपिंडी के करीब थाना गुजर खान के इलाके में 4 ऐसे नौजवान दोस्तों को देखा है जिनके दरमियान रात दिन का उठना बैठना था, लेकिन एक दिन दोस्तों की ये महफिल बर्बाद हो गई। एक दिन का जिक्र है कि शाहनवाज नामी नौजवान एक दरवाजे पर बेल बजा रहा था। थोड़ी देर में दरवाजा खुला तो वहाँ एक लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। भाई घर पर मौजूद नहीं है। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो उसे बता देना नसीम आया था। जी जी बता दूंगे। लड़की टका सा जवाब देकर पलटने लगी तो नसीम ने अचानक उसे मुखातिब कर लिया। अच्छा बात सुनो, जी तुम शहबाज की बहन हो ना? जी हाँ। मैं भी वही सोच रहा था, उसकी छोटी बहन हो? जी। करती क्या हो? इंटर का इम्तिहान दूंगी इस साल। अच्छा चलो ठीक है, जब वो आ जाए तो उसे जरूर बताना कि मुझसे मिले। जी जरूर। लड़की दरवाजा बंद करके चली गई और नसीम मोटरसाइकिल मोड़कर जाने लगा तो उसके फोन की घंटी बजने लगी। नसीम ने मोटरसाइकिल रोकी और फोन कान से लगा लिया। ये उसके एक दोस्त का फोन था। अबे कहाँ है भाई तू? अबे मैं तो घर के पास ही हूँ, तू कहाँ है? मैं आया था शहबाज के पास, वो मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ निकला हुआ है। हाँ यार, वो मेरा भी फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा एक काम कर, मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ, तू कहाँ है? और सुन, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। चल आजा। बस आ रहा हूँ। कुछ देर बाद शब्बीर ने देखा कि नसीम और उसका दोस्त एक ढाबे पर बैठे चाय पी रहे थे। यार एक बात तो बता, क्या किसी को पहली नजर में प्यार हो सकता है? पता नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी। मुझे हो गया यार। चल चल रहने दे। वैसे कौन है वो? ये तू छोड़, है कोई बस। कहाँ टकरा गई? कितनी खूबसूरत है यार वो,
और कितनी शर्मीली भी। उफ। अब बताएगा भी कि पहले मेरी कसम खा कि किसी को ये बात बताएगा नहीं। तेरी कसम नहीं बताऊंगा। चल अब बोल। छोड़ यार, भूल जा। जैसे मैं समझ गया तू मुझे बच्चा समझ रहा है ना। तू क्या समझ गया? मुझे मालूम है, इसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। किसकी तरफ? शहबाज की बहन की तरफ। ओह माय गॉड, तू तो नजूमी है यार। नजूमी नहीं, अकल इस्तेमाल कर रहा हूँ। और तू अभी उसी के घर से आ रहा है। हाँ। और दरवाजा भी उसी ने खोला होगा। तुझे कैसे पता? मुझे मालूम है ना, दरवाजा भी वही खोलती है। और वैसे कितनी खूबसूरत है ना वो। हाँ यार, और उसकी आंखें तो उफ। यार वैसे ये गलत बात नहीं है, और तुझे शर्म आनी चाहिए। वो हमारे दोस्त की बहन है। तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि शादी करूंगा तो उसी से। हाँ हाँ, तेरे लिए वो तैयार होके बैठी है। बात सुन, इस बात को यहीं खत्म कर दे। और दोबारा बात सुन, इस बात का अब जिक्र भी मत करना। तुझे पता ना, अगर शहबाज को पता चलेगा तो सोच, तूफान खड़ा हो जाएगा। कितने पैसे हो गए? चल चल, पैसे तू दे दे आज। हाँ हाँ, दे देते हैं। ये लो, और बाकी तुम रखो। आज मैं बहुत खुश हूँ। हुआ ये कि कुछ ही दिनों बाद नसीम और शहबाज की बहन के दरमियान राबता ही हो गया था और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर चोरी छुपे कभी फोन और कभी किसी खुफिया मकाम पर मुलाकातें करने लगे। शहबाज इस सूरत हाल से बेखबर था, जबकि नसीम के दोस्तों को इसकी खबर थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नसीम, शहबाज और दो मजीद दोस्त एक जगह बैठे गपशप कर रहे थे कि ऐसे में खाने का जिक्र छिड़ गया। वैसे यार एक बात है कि खाना होता है ना तो सिर्फ शहबाज के घर का। क्या उम्दा खाना होता है यार। मगर ये तो कंजूस है यार। पिछली ईद पर भी पता नहीं कैसे दावत कर दी थी। मैं फिर बुला लूंगा। तो बस फिर बुलाओ ना, कढ़ाई का सीन रख लो। वैसे भी कढ़ाई की बहुत याद आ रही है। नसीम के जुमले पर उसके दो दोस्तों ने मानी खेज निगाहों से शहबाज की तरफ देखा और कहकहा लगाने लगे। शहबाज हक्का बक्का रह गया तो नसीम भी परेशान हो गया। अबे क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गए? हंस क्यों रहे हो तुम लोग? इनको हंसी का दौरा पड़ता है। अबे नहीं यार, बस एक बात याद आ गई थी। अच्छा, वो वाली बात जो उस दिन हमने होटल पे कढ़ाई खाई थी और पैसे दिए बिना ही भाग गए थे। तू भी तो था शहबाज। मुझे नहीं याद, वैसे मैंने ऐसी कोई हरकत की भी नहीं है। अच्छा बस छोड़, कढ़ाई का डन कर ले। गोश्त हम सारे पैसे मिला के ले आएंगे और अम्मी को तू तैयार कर ले। अम्मी कहाँ कोई काम करती है यार, सारे काम छोटी बहन करती है। तो क्या भाई के दोस्तों के लिए अब इतना भी नहीं करेगी? करेगी ना। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे जरा मार्केट जाना है, फिर मिलेंगे। शहबाज चला गया तो नसीम के दोस्त संजीदा हो गए। अबे तू क्या मरवाएगा? शहबाज को शक हो गया ना तो समझ ले बेटा। तुम दोनों मुझे मरवाओगे। कढ़ाई की बात पे हंसने की क्या जरूरत थी? और कढ़ाई की बात पे हंसने की क्या जरूरत थी? अरे तो भाई तू भी तो कढ़ाई कढ़ाई किए जा रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की का नाम तूने कढ़ाई रख दिया था, अब हम हंसे भी नहीं। बस चलो यार, सारा मूड खराब कर दिया। शब्बीर ने देखा कि तीनों दोस्त अपनी अपनी मोटरसाइकिल उठाकर चले गए और नसीम एक जगह मोटरसाइकिल रोककर शहबाज की बहन को फोन करने लगा। तो मैं आ रहा हूँ संडे को तुम्हारे घर। क्या क्या? क्यों भाई? तुमसे मिलने। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे। तो प्यार क्यों किया था? मैंने तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं किया, खुद ही मेरे पीछे आ रहे थे। अरे पागल लड़की, मुझे इतना बेवकूफ समझा कि मैं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में डालूंगा। फिर? बस मैंने एक बहाने से तुम्हारे घर पे कढ़ाई की दावत रखवाई है। और वो कढ़ाई कौन बनाएगा बताओ? मुझे नहीं पता। तुम बनाओगी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने खुद ही कहा है कि मेरी बहन बहुत अच्छी कढ़ाई बनाती है। ओ मेरे खुदा, कितने चालाक निकले तुम। आओ जरा तुम भी घर। अगर मैंने भी नमक ज्यादा ना कर दिया ना तो मेरा नाम नहीं। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज, फिर बात होती है। अच्छा सुनो, मेरे सामने बहुत सारे ना खूबसूरत गुलाब के फूल लगे हुए,
एक तुम्हारी याद में तोड़ रहा हूँ। जब जब तुम्हारी याद आएगी उसकी खुशबू को महसूस करूंगा। क्यों शाहरुख खान की टांगे तोड़ रहे हो तुम? अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। यही हुआ कि शहबाज को पता चल गया कि उसका करीबी दोस्त उसकी बहन से राबिता रखे हुए था। शहबाज ने नसीम और दीगर दोस्तों पर यह बात बिल्कुल भी जाहिर होने नहीं दी कि वो हकायक जान चुका था। इसी तरह दोस्तों के साथ सैर और तफरी करता रहा। शब्बीर ने देखा कि चारों दोस्त एक जीप के जरिए एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां दूर दूर तक मैदान था। वो चारों जीप से उतर गए। शहबाज के हाथ में एक शिकार करने वाली गन थी। वो चारों शिकार पर निकले हुए थे। ओ, अबे कहाँ ले आया तू हमें? तेरा क्या ख्याल है, यहाँ पे तेरे को मुर्गाबियाँ मिल जाएंगी क्या? अबे मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और वैसे भी किस्मत आजमाने में क्या जाता है। और वैसे भी मेरा दोस्त बहुत अच्छा शिकारी है, मैं जानता हूँ इसे। शब्बीर ने देखा कि शहबाज और नसीम आगे निकल गए और उनके दो दोस्त वहीं चटाई बिछाकर खेल में मसरूफ हो गए थे। उस रोज शहबाज ने एक ऐसा काम किया था जिसे जानकर शब्बीर लरस कर रह गया था। हुआ यह था कि शहबाज ने कुछ दूर जाकर नसीम को गैरत के नाम पर गोली मार दी थी। शहबाज को बंदूक चलाते हुए उसके दो दोस्तों ने देख लिया था। शहबाज ने गवाहों को भी गोली मार दी और खुद वहां से फरार हो गया था। शब्बीर ने देखा कि शहबाज तेजी से गाड़ी चलाता हुआ थाने के सामने पहुंचा और गाड़ी रोक दी। थानेदार साहब, मैं अपने 3 दोस्तों के साथ पिकनिक पे गया था। डाकुओं ने मेरे 3 दोस्तों को मार दिया। आप चले मेरे साथ। शब्बीर ने देखा कि थानेदार ने शहबाज से तमाम मालूमात हासिल की और उसके बाद पुलिस पार्टी को जाय वकू की जानिब जाते देखा गया। शहबाज के तीनों दोस्तों की तदफीन कर दी गई थी और शहबाज इस सारे अमल में शरीक रहा। और फिर जब शक की बिना पर शहबाज को शामिल तफ्तीश किया गया तो उसने गैरत के नाम पर तीनों दोस्तों के कत्ल का इर्तराफ कर लिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।